हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है भारत में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वह था भारत में सर्वोच्च न्यायालय। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसको समझिएगा, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली है और संघीय शासन प्रणाली में सदैव न्यायपालिका पदसोपानी होती है। पदसोपानी बोले तो हायरार्किकल होती है। संघीय शासन प्रणाली में जो न्यायपालिका होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जो संघीय सरकार की जो न्यायपालिका होती है वो अलग होती है और राज्य की जो न्यायपालिका होती है वो अलग होती है। हाँ, फेडरल मामले निर्धारित करने के लिए, यानी कि संघीय विवाद को निर्धारित करने के लिए फेडरल कोर्ट होती है, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में एक फेडरल कोर्ट है जो फेडरल मामले को निर्धारित करती है। फेडरल डिस्प्यूट्स को, फेडरल डिस्प्यूट आप जानते हैं कि जहाँ स्टेट्स के राइट्स हैं, सेंटर के राइट्स हैं, उसमें आपस में कोई विवाद हो या दो स्टेट्स के आपस में कोई डिस्प्यूट हो तो ऐसे मामले को डिसाइड करने के लिए फेडरल कोर्ट होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने फेडरल सिस्टम को अपनाया जरूर है, लेकिन भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है। एकीकृत बोले तो हायरार्किकल है, यानी कि सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे सारे राज्यों के अधीनस्थ उच्च न्यायालय हैं और उनके नीचे राज्य के अंतर्गत आने वाले सब अधीनस्थ न्यायालय। तो इस प्रकार हायरार्किकल व्यवस्था है। तो आप ये याद रखिएगा, प्रश्न अगर पूछा परीक्षा में कि भारत में जो न्यायपालिकी व्यवस्था है वो कैसी है, तो आप कहेंगे कि वो एकीकृत व्यवस्था है, पदसोपानी व्यवस्था है। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य के जो राज्य का न्यायिक सिस्टम होता है उसके टॉप पे, राज्य के न्यायिक सिस्टम के टॉप पे उच्च न्यायालय होता है। यानी कि जो राज्य के अंतर्गत न्याय की व्यवस्था है उसमें उच्च न्यायालय सर्वोच्च बॉडी है जो न्याय करती है या डिस्प्यूट्स को निर्धारित करती है। हाँ, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। तो ठीक है। और ये भी होता है कि उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने कोई फैसला दिया तो डबल बेंच में भी उसकी अपील होती है। फिलहाल ये हम जानेंगे कि राज्य के जो अंतर्गत उच्च न्यायालय है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है लेकिन वो राज्य के कंट्रोल में नहीं होता है। यह बात आप जानते रहिएगा। राज्य के अंतर्गत किसी राज्य में जो उच्च न्यायालय है वह राज्य के अधीन नहीं होता है। उस पर जो सुपरविजन है या उस पर जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट का है। और उसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में भी अगर कोई संशोधन करना है, कोई सुधार लाना है तो भारत की संसद ला सकती है। राज्य की विधानमंडल या राज्य की विधानसभा नहीं ला सकती। एक बात। अब आइए देखते हैं कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। हाँ, ये भी बताते चलें आपको कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय है और जब तक कि संसद किसी विधि के द्वारा अन्यथा निर्धारित न करे, एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपने उस राज्य की सीमा के अंतर्गत ही होता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ तो उसके बाद यह जरूर है कि उच्च न्यायालय का विस्तार किया गया। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप तक कर दिया गया, केरल उच्च न्यायालय का विस्तार लक्षद्वीप तक कर दिया गया। तो इस तरह के बाद में फैसले डिसाइड हुए। अब आइए पढ़ते हैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या है। योग्यता पहला यह, भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर पहला वह कि वह भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो। एक तो पहली बात यही है। दूसरी बात, वह भारत में कम से कम 10 वर्ष तक क्या रहा हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो। और
अगर ऐसा नहीं है तो या तो ऐसा हो या फिर ऐसा नहीं है तो क्या हो, वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। तो ये 3 योग्यताएं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है वह 62 वर्ष की आयु तक, यानी कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर कार्य कर सकता है। और अगर 62 वर्ष की आयु से पहले उसको हटाना है, हाँ, तो कैसे हटाया जाएगा, वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि संसद द्वारा। संसद उनके विरुद्ध अभियोग लगा के संसद में वाद चलाती है, उनको सुनवाई का मौका जरूर दिया जाता है उच्च न्यायालय के जज को, और फिर उनका पक्ष सुनते हुए अगर संसद ने उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दिया दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो उच्च न्यायालय के जज को हटा दिया जाता है। हटाता कौन है, संसद प्रस्ताव ला के हटाती है। अब उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, ये तो योग्यता है, ये कार्यकाल है। नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति होती है, आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसके रिकमेंडेशन पे, कॉलेजियम के संस्तुति पर। तो ये कॉलेजियम क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कॉलेजियम क्या होती है, कॉलेजियम का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, जिसमें CJI शामिल है, उनकी एक कॉलेजियम है। आपको हमने बताया था कि सन 1993 में कॉलेजियम प्रणाली लागू हुई और 1998 में अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो अंतिम रूप क्या है जान लीजिए। 1993 में जब कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो एक डिस्प्यूट था, और वो भी डिस्प्यूट किसकी वजह से हुआ, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में जो 4 जज होते हैं उनकी वाइस जो चीफ जस्टिस है उसके आगे शून्य है। बाकी जजेस के वाइस का कोई मतलब नहीं है, उनके से का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उससे सहमत न हो। तो उन्होंने इसकी व्याख्या करके सर्वाधिकार अपने पास रख लिया। लेकिन 1998 में जो व्याख्या हुई उसमें यह कहा गया कि ऐसा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वह उन 4 में से एक है, अलग नहीं है, 1 of 4। तो बहुमत से फैसले होंगे, ऐसा नहीं है कि CJI कुछ कह दे तो वही अंतिम से होगा। तो इस प्रकार कॉलेजियम सिस्टम 1998 में अंत में डिसाइड हो गई। तो ये व्यवस्था है, योग्यता है, कार्यकाल है, नियुक्ति कैसे होती है, सब आपने जान लिया। अब हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है, यानी कि अधिकार और शक्तियां। क्षेत्राधिकार, इसको हम लोग अधिकार और शक्तियां भी कहते हैं। तो क्षेत्राधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार आप जान लीजिएगा। हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पहला तो उसका है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, जिसमें वो मामले जो सीधे हाई कोर्ट सुनता है, सीधे आप उस मामले को लेकर हाई कोर्ट में कोई नागरिक जा सकता है, तो ऐसे मामले को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मूल रूप से कौन से मामले आते हैं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे उस मामले को लेके हाई कोर्ट जा सकता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है, 2 तरह के मामले हैं, दीवानी मामला और फौजदारी मामला। दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी मामले क्या होते हैं, रेवेन्यू का मामला होता है, और रेवेन्यू के मामले में जो सुनवाई है वह इसको सुनने का अधिकार है। तो एक तो यह होता है अपीली मामले में कि
जो जिला जज है, जिला जज के फैसले के विरुद्ध प्रथम अपील सुनने का अधिकार, प्रथम अपील। और दूसरा होता है इसका द्वितीय अपील। द्वितीय अपील क्या होता है? द्वितीय अपील ये होता है कि जो पहले नीचे के जिला जज से नीचे की अदालत ने कोई फैसला दे दिया, उसकी अपील की गई, वह हार गया, फिर वह अपील करे उच्च न्यायालय में, इसे द्वितीय अपील कहते हैं। तो प्रथम अपील, द्वितीय अपील दोनों सुन सकता है दीवानी मामले में। फौजदारी मामले में क्या होता है? फौजदारी मामले में यह होता है कि अगर जिला न्यायालय ने कोई फैसला दिया है, आपराधिक मामले में कोई फैसला दिया है, और वह फैसला 7 वर्ष से अधिक की है, 7 वर्ष से अधिक का कोई भी फैसला है, तो ऐसे फैसले में अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अब इसमें मृत्युदंड शामिल है। मृत्युदंड में आपको बताया था, जिला जज जो होता है वो मृत्युदंड तो देता है, लेकिन वह मृत्युदंड तब तक अप्रूव नहीं होता है जब तक हाई कोर्ट उस पर मुहर न लगाए। तो ये हो गया अपीलीय अधिकार। तीसरा है उसका प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होते हैं? तमाम सेमी जुडिशियल अदालतें बनाई गई हैं जिन्हें प्रशासकीय मामले सुनने होते हैं, और ऐसे प्रशासनिक डिस्प्यूट जैसे जो सिविल सर्वेंट हैं, इनके मामले हैं, इनके मामलों में कोई भी जो वाद है वो इन प्रशासनिक, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उसमें कोई मामले ले जाते हैं वो सिविल सर्वेंट, और वहाँ दिए गए फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन मामलों को लेके आते हैं हाई कोर्ट, जिनकी वो सुनवाई करता है। चौथी बात, जो उच्च न्यायालय होता है यह क्या होता है? जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय का सुपरविजन करने का अधिकार। सुपरविजन यानी कि इस पे प्रशासन, जो जिला अदालत है या उसके नीचे की अदालतें हैं, उनके बारे में उनके जजों के पदोन्नति की व्यवस्था, उनके लिए तमाम गाइडलाइन जारी करना, उन पे प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उनको समय समय पे निर्देश देना, इस तरह के काम जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर करता है। तो ये हाई कोर्ट के अधिकार और शक्तियाँ होती हैं। अब एक चीज़ यहाँ और आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, यह दोनों ही कोर्टें क्या होती हैं? अनुच्छेद 229 के तहत ये जो दोनों अदालतें होती हैं, यह अभिलेख, ये दोनों 229 के तहत हाई कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह भी, यह जो दोनों अदालतें होती हैं इसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब 2 चीज होता है, इसमें समझिएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब, एक तो यह होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब कि इनके द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, 229 के तहत हाई कोर्ट, और इसी तरह आपको हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उसकी धाराएं चलती हैं, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, इन दोनों के द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर साक्ष्य के रूप में चलते हैं। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों में उसे साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, इसलिए उसे अभिलेख कहा जाता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे रिकॉर्ड में रखा जाता है, इसलिए उसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं। एक बात यह हो गई। और दूसरी बात, अभिलेख न्यायालय होने का और क्या मतलब है? इन दोनों अदालतों को अपने द्वारा दिए हुए निर्णय का अनुपालन न करने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को, सरकार की संस्थान को या किसी व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना करने के आरोप में सजा सुनाने का अधिकार है। तो ये 2 बातें हो गई। क्या इनके जो फैसले हैं वह क्या होते हैं? साक्ष्य के रूप में। एक तो यह हो गया, और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना में दंड।
तो इन दो कारणों से इसे अभिलेख अदालत कहते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कोर्ट कहते हैं। तो ये मुख्य बातें आपको उच्च न्यायालय के बारे में हमने बताई। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करने के लिए आपको इतना हम बताते चलें कि अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था जो राज्य सरकारें हैं वह उच्च न्यायालय के निर्देशन में या उनके परामर्श से तमाम तरह के उसमें संशोधन करते रहते हैं और अपने अपने हिसाब से अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था करते हैं। आमतौर पर भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की क्या व्यवस्था है, इस पे हम लोग बात करते हैं आज। जो भारत में अधीनस्थ न्यायालय है वह 3 प्रकार के होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की बात हम लोग कर रहे हैं। भारत में अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है दीवानी अदालत, दूसरा फौजदारी और तीसरा है राजस्व अदालत। तो जो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय आप समझिएगा, एक बात आपको बता दें कि दीवानी न्यायालय में वह मामले आते हैं जो संपत्ति के विवाद से संबंधित होते हैं। यानी कि जहां पर क्या होता है, प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का विवाद हो, प्रॉपर्टी का मामला हो। फौजदारी आप सब जानते हैं, आपराधिक मामले। और राजस्व, जहां राजस्व के मामले का मतलब जैसे लगान या सिंचाई के इत्यादि मामले होते हैं, रेवेन्यू के मामले होते हैं। रेवेन्यू, राजस्व के जो विवाद होते हैं उसे राजस्व अदालत कहते हैं। अब इसको जरा समझेंगे कि इनका गठन कैसे होता है और इनकी शक्तियां क्या है। दीवानी अदालत में जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसे कहते हैं जिला अदालत या जिला जज। पहला होता है जिला जज, उसके नीचे क्या होता है, सिविल जज, सीनियर डिवीजन। तीसरा होता है सिविल जज, जूनियर डिवीजन। चौथा होता है लघु मामलों के अदालत। और पांचवा होता है न्याय पंचायत। तो ये 5 प्रकार के अदालतें होती हैं। थोड़ा सा आपको बताते चलें। जिला जज यानी कि जिले का जो न्यायाधीश होता है वो जिले की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा जज होता है। उसकी अदालत को जब वो संपत्ति के विवाद के मामले सुनता है, जिसमें आपराधिक मामले नहीं होते हैं, तो वो मामले जब सुनता है तो उसको जिला जज या जिला अदालत कहते हैं। उसके नीचे होता है सिविल जज, सीनियर डिवीजन। अच्छा, जिला जज के बारे में एक बात आपको बता दें कि जिला जज को विधि द्वारा स्वीकृत अधिकतम सजा सुनाने का अधिकार है। तो वो चाहे कितने का भी जुर्माना लगा सकता है और चाहे कितने का भी विवाद सुन सकता है, चाहे जितने रुपए का विवाद इन्वॉल्व वो सुन सकता है। तो इस प्रकार इसको ये अधिकार होता है कि इस तरह के वह मामले सुने। ठीक है। अब इसमें एक बात है कि जो जिला जज होता है वह जिला जज अधिकतम मूल्य का मामला तो सुनता ही सुनता है। इन अदालतों द्वारा, अपने नीचे की अदालत द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपीलें भी सुनता है, अगर वह 5 लाख रुपए तक की अपील है। कितने लाख रुपए की अपील है? 5 लाख रुपए तक की। तो उस संपत्ति के विवाद में अपील वो सुन सकता है 5 लाख तक। उसके ऊपर आपको हाई कोर्ट जाना है। सिविल जज, सीनियर डिवीजन, यह भी अधिकतम मतलब कोई भी संपत्ति, चाहे कितने भी विवाद का, चाहे जितने भी मूल्य का विवाद हो, उसको सुन सकता है। लेकिन और इसे भी अपील सुनने का अधिकार है। जैसे जिला जज को सुनने का अधिकार है, वैसे ही सिविल जज, सीनियर डिवीजन को भी अपील सुनने का अधिकार है। लेकिन यह अपील
वहीं तक सुन सकता है जहां 1,00,000 रुपए तक का के संपत्ति का विवाद का मामला हो। तो 1,00,000 रुपए तक के संपत्ति के विवाद के मामले में इसे अपील सुनने का अधिकार है। बाकी चाहे जितने संपत्ति का मामला हो, विवाद हो, उसमें उसे प्राथमिक सुनवाई करने का अधिकार है। अब आता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज जूनियर डिवीजन को 1,00,000 रुपए तक के संपत्ति के विवाद को सुनने का अधिकार है, लेकिन इसे अपील सुनने का अधिकार नहीं है। क्लियर हुआ आपको कि जिला जज को चाहे जितने संपत्ति का विवाद हो सुनने का अधिकार है, और 5,00,000 रुपए तक के संपत्ति में विवाद अपील सुनने का अधिकार है। सिविल जज सीनियर डिवीजन को चाहे जितने संपत्ति का विवाद हो, साथ ही साथ 1,00,000 रुपए तक के संपत्ति के विवाद में अपील सुनने का अधिकार है। तो दोनों को अपील सुनने का अधिकार है, इसको 5,00,000 तक, इसको 1,00,000 तक। सिविल जज जूनियर डिवीजन को अपील सुनने का अधिकार नहीं है। हाँ, यह 1,00,000 रुपए तक के विवाद के सीधे मामले को सुन सकता है। लघु मामलों में 5,000 रुपए तक की, इसको भी अपील सुनने का अधिकार नहीं है। और यह 5,00,000 रुपए, 5,000 रुपए तक के, 5,000 रुपए तक के विवाद यह सुन सकता है। 5,000 सुन सकता है। और जो न्याय पंचायत है, आप जानते हैं ग्राम स्तर पर होता है, और ग्राम स्तर पर 500 रुपए तक की संपत्ति के विवाद को सुनने का अधिकार न्याय पंचायत को होता है। अब आते हैं फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत में क्या होता है, यही जिला जज जब फौजदारी की अदालत में बैठता है तो इसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश। क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश। और ऐसी अदालत को क्या कहते हैं? सत्र अदालत, सेशन कोर्ट। इसके नीचे जो होता है वो क्या होता है? CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके नीचे क्या होता है? प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या जज। और उसके नीचे न्याय पंचायत होती है। अब आपको बता दें, जो सत्र न्यायाधीश होता है, सत्र न्यायाधीश को किसी भी विधि द्वारा स्वीकृत अधिकतम सजा सुनाने का अधिकार है। अधिकतम सजा सुना सकता है। लेकिन अगर यह मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो मृत्युदंड की सजा के स्थिति में वह तभी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अनुपालन होगा, जब उस मृत्युदंड की सजा पर उच्च न्यायालय अपनी मुहर लगा दे। यानी कि वह मामला उच्च न्यायालय में जाएगा, उच्च न्यायालय में परीक्षण होगा, और अगर उच्च न्यायालय उस पर अपनी मुहर लगा देता है तब उसे मृत्युदंड की सजा स्वीकृत जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब दूसरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, इसे क्या होता है? इसे 7 वर्ष तक की, कितने वर्ष तक की? 7 वर्ष। ये 7 वर्ष तक की सजा सुना सकता है, 7 वर्ष या उससे नीचे 7 वर्ष तक की सजा, और 5,000 रुपया का जुर्माना लगा सकता है, या दोनों सजा दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है, 5,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है, या दोनों दे सकता है। जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, यह 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है। कितने वर्ष तक की? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपया, या दोनों, ये दे सकता है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। और जो न्याय पंचायत होती है, न्याय पंचायत क्या करती है? 250 रुपए तक का जुर्माना दे सकती है, लेकिन इसे कारावास सुनाने का अधिकार नहीं है। कारावास की सजा नहीं सुना सकती न्याय पंचायत। आप सब जानते हैं ग्राम स्तर पे न्याय पंचायत होती है। तो इस प्रकार ये हुआ। अब हम आते हैं राजस्व अदालत, जो हमने पढ़ा था राजस्व अदालत। राजस्व अदालत हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। राजस्व अदालत में क्या होता है? जो राजस्व के मामले होते हैं, भू राजस्व, लगान, सिंचाई इत्यादि के जो राजस्व के मामले होते हैं, वो विवाद आते हैं। इसमें जो प्रदेश में सबसे टॉप पर होता है वह होता है राजस्व बोर्ड, राजस्व परिषद जिसे कहते हैं, राजस्व परिषद। अब यहाँ आपको बता दें कि राजस्व अदालत में कोई न्यायिक अधिकारी नहीं होता है, कोई जुडिशियल अफसर नहीं होता है, वहाँ प्रशासनिक अफसर होते हैं, IAS। तो राजस्व परिषद सबसे बड़ा अदालत होती है इसकी,
राजस्व के मामलों की, उसके नीचे कमिश्नर की अदालत होता है, कमिश्नर की अदालत। उसके नीचे डीएम की अदालत, मतलब जिले में ये मंडल स्तर पे होता है, ये डीएम जिले स्तर पे डीएम की अदालत। उसके नीचे एसडीएम जो सब डिवीजन में देखता है मामले, और उसके सबसे जो राजस्व के मामलों की जो सबसे निचली कोर्ट होती है वह होती है नायब तहसीलदार या तहसीलदार। नायब तहसीलदार या तहसीलदार, सबसे नीचे नायब तहसीलदार होता है, उसके ऊपर तहसीलदार। तो इस प्रकार ये होते हैं, और इनके मुकदमे नायब से एसडीएम के यहाँ जा सकते हैं, एसडीएम से डीएम के यहाँ, डीएम से कमिश्नर, और कमिश्नर से राजस्व परिषद में अपील होती है। तो इस प्रकार ये राजस्व की अदालतें होती हैं, और इस प्रकार हमारी अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था है। तो हाँ, एक बात और आपको बता दें कि जो जिला जज होता है, उस जिला जज का अपॉइंटमेंट उस प्रदेश का राज्यपाल करता है। किसके रिकमेंडेशन पर? उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के रिकमेंडेशन पे जिला जज की नियुक्ति, जिला जज यही जब यहाँ सेशन सत्र न्यायाधीश कहलाता है, इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर कौन करता है? प्रदेश का राज्यपाल करता है। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। जहाँ समझ में नहीं आया आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।